गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लाइमेटिक कंट्रोल के जो 6 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल, उसके बारे में बातचीत की थी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेशर ऑफ विंड्स के बारे में बात करेंगे। The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions। कह रहा है कि भारत में जो जलवायु है और जो उससे जुड़ी हुई वेदर कंडीशंस है वो निम्नलिखित एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यानी कि वायुमंडलीय स्थिति पर निर्भर करती है। वो कंडीशंस कौन कौन से हैं? तो वो कंडीशंस हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकेंड है अपर एयर सर्कुलेशन, और थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यही 3 फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। भारत जो है वो उत्तर पूर्व दिशा से जो पवन आती है, हवा आती है, उस क्षेत्र में आता है। दीज विंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में जो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है उसके वजह से इस हवा की, इस विंड्स की जो ओरिजिनेशन है, उत्पत्ति है, वो होती है। They blow south, get deflected to the right। वहाँ से दक्षिण दिशा में आगे बढ़ती है और फिर वहाँ आगे बढ़ने पर वहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट डायरेक्शन में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से आगे दक्षिण दिशा में बढ़ने के बाद ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है and move on towards the equatorial low pressure area। और वहाँ से ये आगे बढ़ते हुए इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ पहुँच जाती है। जनरली these winds carry very little moisture as they originate and blow over land। चूँकि इस हवा का ओरिजिनेशन और बहाव जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है, इसीलिए इस हवा में जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड। इसीलिए जिस क्षेत्र में ये हवा चलती है वहाँ पर एरिड लैंड पाया जाता है और वहाँ प्रेसिपिटेशन जो होता है, बारिश जो होती है, वो काफ़ी लो अमाउंट में होती है। बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स के बारे में जान लें। कोरियोलिस फोर्स इज एन एफियरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। कोरियोलिस फोर्स एक एफियरेंट फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से उत्पन्न होती है। The Coriolis force is responsible for deflecting wind towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। इसी Coriolis force की वजह से जो हवा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शंस में और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी कोरियोलिस फोर्स को फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। दिस कोरियोलिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। भारत में जो प्रेशर है और जो विंड कंडीशंस है वो यूनिक टाइप है और जगह से अलग है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। कह रहा है कि विंटर सीजन में हिमालय के उत्तर में जो है वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन। और इस क्षेत्र में खूब
सर्द हवा जो है वो बहा करती है टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियन। लो प्रेशर एरिया से समुद्र के ऊपर से गुजरती हुई ये हवाएं जो है वो साउथ डायरेक्शंस में जाती हैं। इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशियाज। और समर सीजन में जो लो प्रेशर एरिया है वो जो एशिया का इंटीरियर पार्ट है, अंदरूनी हिस्सा है, उसमें डेवलप्ड होता है। वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और इसके साथ साथ ये हवा जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में भी आती है। दिस कॉजेज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ विंड। और इसका कारण जो है वो विंड के डायरेक्शंस में रिवर्सल का होना है। जो अपोजिट डायरेक्शन में विंड डिफ्लेक्ट करता है, मुड़ जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है ड्यूरिंग समर। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडिया ओशियन। कह रहा है कि समर सीजन में जो एयर का मूवमेंट है वो हाई प्रेशर एरिया की ओर होता है दक्षिणी भारत में। इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शंस क्रॉसेज द इक्वेटर। ये ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ते हुए इक्वेटर को पार करती है एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज। और वहाँ से लो प्रेशर एरिया की ओर राइट डायरेक्शन में घूम जाती है, मुड़ जाती है। द इंडियन सब कंटिनेंट दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और इसी हवा को साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज विंड्स ब्लोज ओवर द वार्म ओशियन। चूँकि ये हवाएं गर्म समुद्र के पानी के ऊपर से होकर के गुजरती है, इसीलिए इस हवा में मॉइस्चर का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी अधिक होता है। और इसी वजह से जो भारत के जितने भी मेन लैंड हैं उसमें इस हवा के कारण जो है बारिश होती है। इसीलिए इस विंड को मानसूनी विंड के नाम से भी जाना जाता है। The upper air circulation in this region is dominated by westerly flow। और जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, धरती के ऊपर जो हवा का घुमाव होता है, बहाव होता है, वो वेस्टर्ली फ्लो जो है उसको डोमिनेट करता है। एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। और इस फ्लो का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, मुख्य घटक है, वो जेट स्ट्रीम है। दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड approximately over 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये आपको 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से होकर के जो है वो गुजरती है। दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। इसीलिए इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है। ओवर इंडिया दी जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। कह रहा है कि सिर्फ समर सीजन को छोड़ करके सालों भर ये हवाएं जो हैं वो हिमालय के साउथ में बहा करती हैं। द वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि ये जो वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज है, चक्रवात के कारण जो उपद्रव होता है, इससे ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है देश का वो ज़्यादा प्रभावित होता है। कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। इन समर the subtropical westerly jet streams moves north of the Himalayas with the afferent movement of the sun। कह रहा है कि समर सीजन में जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शंस में मूव करता है, चूँकि जो सन का डायरेक्शंस होता है वो चेंज हो जाता है। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स called the subtropical easterly jet stream blows over the peninsular India। और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, जिसको कि हम लोग सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, वो पेनिनसुलर इंडिया में बहा करती है। अप्रॉक्सीमेटली ओवर 40 डिग्री नॉर्थ
ड्यूरिंग द समर सीजन। और समर सीजन में लगभग 14 डिग्री नॉर्थ से होकर के ये हवाएं जो हैं वो गुजरती हैं। थोड़ा सा बच्चों हम लोग जेट स्ट्रीम की बात करें तो जेट स्ट्रीम्स आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड एवं 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स। ये जेट स्ट्रीम जो है वो नैरो बेल्ट में हाई अल्टीट्यूड क्रिएट करती है और ये हवा जो है वो आपको 12,000 मीटर की ऊंचाई से होकर के गुजरती है। इन द देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर। इसकी जो गति होती है उसमें अंतर दिखने को मिलता है। जहां ये समर सीजन में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहा करती है, वहीं पर विंटर सीजन में ये जो जेट स्ट्रीम्स है उसकी गति बढ़ जाती है और ये 184 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। द मोस्ट कांस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसमें जो सबसे निरंतर बहने वाली जेट स्ट्रीम्स है वो मिड लैटिट्यूडनल जेट स्ट्रीम्स है और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं ग्रुप में दूंगा, जिससे आप लोग सॉल्व करोगे, लिखोगे और फिर सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।